Hello everyone, today in this video we will going to discuss about complications of fracture यानी कि फ्रैक्चर के साथ साथ ऐसे कौन से complications आ सकते हैं जिसको आपको एड्रेस करना ज़रूरी है और उसके सारे प्रिवेंटिव मेजर्स आपको लेना ज़रूरी है, राइट। सो हम इसे पढ़ेंगे 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई करके। फर्स्ट वन इज़ इमीडिएट, सेकेंड इज़ अर्ली और कुछ बुक्स में इन्हें डिलेड भी लिखते हैं, एंड थर्ड वन इज़ लेट। इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस वो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं दैट अकर्स एट द टाइम ऑफ फ्रैक्चर। डिलेड एंड अर्ली कॉम्प्लिकेशंस वो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो इनिशियल फ्यू डेज़ में दिखते हैं, एंड लेट जो काफ़ी लंबे टाइम के बाद आपको नज़र आएंगे। तो वन बाय वन इन्हें डिस्कस करते हैं। सो द फर्स्ट वन इज़ इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन। इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन के अंदर वो कॉम्प्लिकेशन आएंगे जो बिल्कुल एट द टाइम ऑफ फ्रैक्चर आपको दिखेंगे, जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे अबाउट हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, ब्लड वेसल्स की इंजरी, नर्व्स इंजरी, मसल इंजरी। ठीक है, नाउ फर्स्ट थिंग इज़ हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। हाइपो का मतलब क्या हुआ? समथिंग लेस देन नॉर्मल। वॉल्यूमिक यानी कि वॉल्यूम की बात हो रही है। किसके वॉल्यूम की? ब्लड वॉल्यूम की। यानी ब्लड वॉल्यूम कम होने की वजह से बॉडी शॉक में चली जाती। ये एक इमरजेंसी कंडीशन है, सिवियर ब्लड लॉस होता है इसमें। मोर देन 1500 ऑफ ml ब्लड जो है वो बॉडी से लॉस हो जाता है, इसीलिए बॉडी जो है शॉक लाइक कंडीशन में चली जाती है। कॉजेज़ की बात करें तो सिवियर ट्रॉमा होगा, जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में होता है। मल्टीपल फ्रैक्चर्स होते हैं, या फिर आपके लॉन्ग बोन्स या पेल्विस में फ्रैक्चर हो जाए, सीवियर विसरल इंजरीज हो जाए तो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक हो सकता है। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो पेशेंट शॉक में रहेगा, कॉमा में रहेगा, कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हार्ट के पास सफिशिएंट ब्लड नहीं होगा कि वो सप्लाई कर सके सारे मेजर ऑर्गन्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके, तो यहाँ पे ऑर्गन फेलियर भी हो सकता है। एक्सेसिव एक्सटर्नल एंड इंटरनल ब्लीडिंग होगी, दैट इज़ मोर देन 1500 ml। और रीनल फेलियर भी हो सकता है। रीनल फेलियर क्यों? बिकॉज क्योंकि किडनी जो होता है आपका मेजर ऑर्गन है आपके ब्लड वॉल्यूम को मेनटेन करने के लिए, तो किडनी इतना ज़्यादा ब्लड में अप डाउन होता है वॉल्यूम में, तो उसको मेंटेन नहीं कर पाती है, रीनल फेलियर हो सकता है। उसके बाद आप इसमें थेराप्यूटिक अप्रोच क्या करेंगे? फर्स्ट थिंग कि आपको ब्लीडिंग को कंट्रोल करना है। ब्लीडिंग कंट्रोल करने के लिए आप क्या मेजर्स ले सकते हैं? लाइक अगर एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो रही है तो आप उस लोकलाइज एरिया में एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करेंगे ब्लीडिंग पॉइंट पे। सेकेंड थिंग, आप कंप्रेशन बैंडेज को यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड थर्ड थिंग इज कीपिंग द लिम्फ इन एलिवेटेड पोजिशन। ओके, आईवी स्टार्ट किया जा सकता है ब्लड ग्रुपिंग एंड क्रॉस मैचिंग करके ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करने के लिए। इंस्टेंट कार्डियोपल्मोनरी रेसिसाइटेशन दे सकते हैं आप, जिसे आप CPR भी कहते हैं। रिस्टोरेशन ऑफ कार्डियो रेस्पिरेटरी फंक्शंस, रिस्टोरेशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम, इमीडिएट सर्जरी कर सकते हैं आप उस ब्लड वेसल को रिपेयर करने के लिए। कैथेटराइजेशन कराया जा सकता है यूरिनरी ब्लैडर के केस में। और इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए जो भी आप मेजर्स हैं वो लेंगे। इंस्टेंट स्प्लिंटिंग कराएंगे उस इंजर्ड लिम्ब की। और पेल्विक कंप्रेशन क्लैम्प्स लगाए जाते हैं उस केस में जब आपका एक्सेसिव ब्लीडिंग होता है पेल्विक बोन के फ्रैक्चर होने की वजह से। ठीक है, तो इससे क्या होगा? आपकी ब्लीडिंग भी स्टेबलाइज होगी, प्रिवेंट होगी, और आपका जो पेल्विक फ्रैक्चर है वो भी स्टेबलाइज होगा। स्पेसिफिक फिजियोथेरेपी मेजर्स की बात करें तो आप लिम्ब सपोर्टिंग स्प्लिंट यूज़ कर सकते हैं, और चेस्ट PT यानी कि चेस्ट फिजियोथेरेपी अपने रेस्पिरेटरी फंक्शंस को इम्प्रूव करने के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंजरी टू द ब्लड वेसल। ब्लड वेसल में इंजरी होना फ्रैक्चर के साथ इमीडिएटली, क्या रीज़न है, कैसे हो सकता है? कोई ब्लंट या शार्प इंजरी हो जाए आपके ब्लड वेसल में। अब वो इंजरी कैसे हो सकती है? एक तो वेसल स्पैज़म हो जाए, वेसल स्पैज़म में चली जाए, टीयर आ जाए आपके वेसल में, इट कैन बी कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट। कंप्रेशन लग जाए, जो भी फ्रैक्चर फ्रैगमेंट है उसके थ्रू आपके वेसल में कंप्रेशन पड़ रहा है, या फिर हीमाटोमा की वजह से, टीयर की वजह से, इंटरनल थ्रोम्बस की वजह से, या फिर टाइट POP कास्ट या बैंडेज लगाने की वजह से ब्लड वेसल्स की जो फंक्शन है वो हैम्पर हो रहे हैं। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो जो लिम्फ होगा ना वो आपको साइनोस दिखेगा। साइनोस तब होता है लिम्फ जब उसमें ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर नहीं पहुंचती है, तो ब्लूइश डिस्कलरेशन होने लगता है। ठीक है, तो वो चीज़ दिखेगा आपको। कोल्ड एंड पेल दिखेगा जो डिस्टल एंड होगा, जहाँ पर भी आपका ब्लड वेसल कंप्रेस हुआ है या कट हुआ है उसके बाद का जो डिस्टल एरिया है ना, क्योंकि वहाँ तक की सप्लाई अब हैम्पर हो रही है, तो वो एरिया आपको कोल्ड दिखेगा, पेल दिखेगा और साइनोस्ड रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपको पल्सलेसनेस भी फील हो सकती है, या फिर बहुत फीबल पल्स भी फील हो सकती है। ग्रेजुअल ऑनसेट ऑफ इस्चीमिया मे लीड्स टू गैंग्रीन। वाई? बिकॉज धीरे धीरे जब ऑक्सीजन की डिमांड कम हो जाएगी, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाएगी, ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है? गैंग्रीन डेवलप हो सकता है। ठीक है, क्योंकि वो जो टिश्यू है आपके डिस्टल एंड में जो सेल्स हैं उनकी डेथ होनी शुरू हो जाती है।
नेक्स्ट आप इसमें थेराप्यूटिक क्या अप्रोच करेंगे? सबसे पहले तो सपोर्टिंग स्प्लिंट लगा सकते हैं, इमीडिएट रिडक्शन करना फ्रैक्चर फ्रेगमेंट का, जो भी फ्रैक्चर है उसको वापस अपनी पोजीशन पे लेके आना बोन को। उसके बाद आपको एक्सप्लोर करना है कि कौन सी आर्टरी रप्चर हुई है, उसको रिपेयर करना है, आर्टरी या वीन एनीथिंग, है ना। और जो आपका डिस्टल एरिया का सर्कुलेशन है उसे इम्प्रूव करना है, राइट, जिससे कि गैंग्रीन वगैरह फॉर्म ना हो, इस्चीमिया डेवलप ना हो। स्पेसिफिक फिजियोथेरेपी मेजर के अंदर आप लोकलाइज प्रेशर देंगे ब्लीडिंग पॉइंट पे, कंप्रेशन बैंडेज को यूटिलाइज करेंगे, लिम्फ सपोर्टिंग स्प्लिंट्स को यूज़ कर सकते हैं, आप लिम्फ को एलिवेटेड पोजीशन पे रख सकते हैं, ठीक है। अर्ली पॉसिबल एक्टिव एंड असिस्टेड मूवमेंट करा सकते हैं आप डिस्टल जॉइंट की, इंटरमिटेंट मॉनिटरिंग करना है आपको, लेकिन एक चीज़ याद रखनी है, थर्मोथेरेपी को यूटिलाइज नहीं करना है, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंजरी टू द नर्व। क्या कॉजेज हो सकते हैं नर्व इंजरी के? क्रशिंग, स्ट्रेचिंग, कंप्रेशन, डिवीजन, किसी भी तरीके से आपकी नर्व जो है वो इंजर्ड हो गई। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो जब भी आप इंजर्ड नर्व को का जो न्यूरोवैस्कुलर स्टेटस है उसे असेस करेंगे तो उसके डिस्टल पार्ट में आपको ये चीज़ें दिखेंगी। फर्स्ट थिंग कि वहाँ का सेंसरी इम्पेयरमेंट होगा, ठीक है, क्योंकि वो नर्व जहाँ तक डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, जहाँ तक अपनी नर्व सप्लाई दे रही है, उस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन में सेंसेशंस फील नहीं होगी, सेंसरी इम्पेयरमेंट रहेगा। सेकंड थिंग कि मोटर इम्पेयरमेंट भी डेवलप होगा। रीज़न, पहले पैरासिस रहेगा, देन फिर पैरालिसिस रहेगा, क्योंकि जो मसल्स है ना उसकी इनर्वेशन नहीं हो पा रही है, राइट। उसके बाद कोल्ड लिम्स एंड एसोसिएटेड ब्लड वेसल्स की इंजरी अगर हो जाए तो कोल्ड लिम्स आपको फील होगा। अब उसमें आप थेराप्यूटिक अप्रोच क्या कर सकते हैं? स्प्लिंट प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे ओवर स्ट्रेचिंग को आप प्रिवेंट कर पाएंगे इंजर्ड नर्व की, और कॉन्ट्रैक्चर्स को प्रिवेंट कर पाएंगे। सेकेंड थिंग कि आप एनेस्थेटिक जो एरिया है उसको प्रिवेंट करना है आपको हॉट, कोल्ड और किसी तरीके की इंजरी से। रीज़न, क्योंकि जहाँ तक की जो नर्व इंजरी हुई है, जहाँ पर उस एरिया में सेंसेशंस अब फील नहीं हो रही है, सेंसरी स्टिमुलेशन फील नहीं हो रहा है, तो वो एरिया अब एनेस्थेटिक हो चुका है, तो उस एरिया में हीट, कोल्ड और इंजरी भी फील नहीं होगी, तो आपको उसे प्रिवेंट करना है, फर्दर किसी तरीके की इंजरी ना हो। थर्ड थिंग आप क्या करेंगे? सीवियर नर्व डैमेज है तो उसको रिपेयर करना, ये एक थेराप्यूटिक अप्रोच है। अब बात करते हैं फिजियोथेरेपी के स्पेसिफिक अप्रोच की। इसके अंदर आप सुइटेबल स्प्लिंट प्रोवाइड कराएंगे, दैट इट कैन बी स्टैटिक और डायनामिक। पहले तो इनिशियली जब नर्व इंजर्ड होती है तब स्टैटिक ही प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद आप डायग्नोस्टिक टेस्ट परफॉर्म करेंगे, असेस करेंगे नर्व इंजरी किस एक्सटेंट तक है, कौन से ग्रेड की है, ठीक है। उसके बाद आप कॉन्टिन्यूअस डिस्टल मूवमेंट कराएंगे। उसके बाद जब नर्व रिपेयर हो जाएगी, यानी आफ्टर सर्जरी, सेंसरी एंड मोटर री एजुकेशन, बायोफीडबैक एंड फंक्शनल रिस्टोरेशन इज़ योर वर्क। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंजरी टू द मसल, यानी मसल में जब आपको इंजरी होगी, इट कैन बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंजरी, तो उसके कुछ क्लिनिकल फीचर्स दिखेंगे। फर्स्ट थिंग कि जब भी मसल इंजर्ड होती है ना, वहाँ लोकलाइज हीमाटोमा डेवलप हो जाता है, मसल्स में स्वेलिंग होगी, वो जो इंजर्ड एरिया होगा वहाँ पे आपको स्वेलिंग दिखेगी, रेडनेस दिखेगा, टेम्परेचर रेज दिखेगा, और टच करने में पेशेंट कंप्लेन करेगा कि पेन हो रहा है, यानी टेंडरनेस, ओके। उसके बाद पेनफुल आइसोमेट्रिक एज वेल एज आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन, जितने भी आप मूवमेंट कराएंगे वो पेनफुल रहेंगे, क्योंकि मसल इंजर्ड है और मूवमेंट कौन करा रहा है? मसल्स, ओके। फंक्शनल लॉस हो जाएगा वहाँ का इंजर्ड मसल का, अगर कट हुआ है तो बहुत ही पेनफुल फंक्शन होगा, और अगर बिल्कुल मसल कट हो गई है तो फंक्शनल लॉस हो जाएगा। थेराप्यूटिक अप्रोच की बात करते हैं तो फास्ट हीलिंग के लिए आपकी ब्लड सप्लाई अबंडेंट होनी चाहिए उस जगह की। रेस्ट एंड सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे एडजेसेंट जॉइंट्स को, इमोबिलाइज कर देंगे स्प्लिंट और बैंडेजेस की हेल्प से, और एनासिड्स प्रोवाइड करेंगे, दैट इज़ अ नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। स्पेसिफिक पीटी मैनेजमेंट की बात करें, इसमें आप उसको कॉन्ट्रैक्शंस को प्रिवेंट कराएंगे सपोर्टिंग स्प्लिंट्स की हेल्प से, और मसल जब भी हील होती है ना वो फाइब्रोसिस से हील होती है, जो कि बाद में अधेशंस बना सकती हैं, तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए आपको अर्ली मूवमेंट कराना है, जिससे कि किसी तरीके का कॉन्ट्रैक्चर ना बने, ओके। वीडियो की लेंथ थोड़ी ज़्यादा हो रही है, सो फॉर डिलेड कॉम्प्लिकेशंस एंड लेट कॉम्प्लिकेशंस स्टे ट्यून फॉर पार्ट 2। बाय बाय, टेक केयर।